वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कल शॉपिंग से क्या-क्या लेकर आई थी। शारम उसके पास बैठा उससे पूछ रहा था, जो कि अभी कल का सामान लेकर रूम में आई थी। क्यों बताऊं? कल आपने मुझे थप्पड़ मारा था। रूह को उसका कल वाला थप्पड़ याद आ गया था और उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। सॉरी यार, बहुत जोर से लगा था क्या? वो उसके पास उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। याद नहीं, शायद जोर से लगा था। उससे अपना गाल दिखाया, जहाँ यारम की 2 उंगलियों के निशान अब भी मौजूद थे। शारम ने बेख्तियार अपने होंठ उसकी गाल पर रखे। बहुत बेशर्म हैं आप, बहुत गंदे हैं। वो अपना आप उसकी बाहों से छुड़ाती पीछे हटी। अभी तुमने देखी ही कहाँ है मेरी बेशर्मी, वो तो तुम्हें अब दिखाऊंगा। वो उससे अपने करीब खींचते हुए बोला, यारम हटिए ना, मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। रू ने फौरन उसकी पनाहों से निकलते हुए शॉपिंग बैग उठाए। वो उसमें से चीज़ें इधर उधर करने लगी। शाहराम उसकी गैर होती हालत देखकर बहुत महसूस हो रहा था। वो सारी चीज़ें उसके सामने रख देने लगी। ये भी लैला ने लेकर दिया है, ये भी लैला ने खरीदने को बोला था। आप उसको पैसे दे दीजिएगा ना, जाने कितने पैसे उसने मेरी चीज़ों में लगा दिए। रू बोली जा रही थी, जबकि लैला के नाम पर यारम का मूड बहुत खराब हो चुका था। ये लिपस्टिक। रू को अपनी पसंदीदा चीज़ मिल चुकी थी। यारम खुलकर मुस्कुराया। अब वो फिर से उसे याद दिलाने वाली थी कि इकलौती चीज़ वो उसके लिए नहीं लाया था, और ऐसा ही हुआ। आप नहीं लेकर आए थे ना मेरे लिए, मैं खुद ले आई हूँ। अच्छी है ना? वो उसे खोल कर दिखाने लगी। अब तुम लगाओगी तो मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसी है। वो सोमेनी अंदाज में बोला, जिसके बाद रूह के गाल लाल हो गए। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं यार, हम बहुत गंदे हैं। वो उठकर बाहर जाने लगी। अरे यार, मैंने क्या किया है? वो उसके पीछे जाने लगा जब उसका फ़ोन फिर से बजा। उसका मूड फिर से खराब हो चुका था। यारम आज भी अपने काम पर नहीं गया था। रूह ने बहुत कहा कि उसकी वजह से छुट्टियां ना करे, लेकिन वो नहीं माना। उसका कहना था, जब तक रूह बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती वो कोई काम नहीं कर पाएगा। आज बहुत कहने के बावजूद भी सुबह का नाश्ता रूह ने बनाया था। अभी वो नाश्ता करके फारिग हुए थे कि दरवाज़ा बजा। अरे ये कौन आ गया? रूह सोचते हुए उठकर दरवाज़ा खोलने लगी। जब यारम ने कहा कि दरवाज़ा वो खोलेगा, रूह कंधे उचकाकर वापस बैठ गई, तो यारम दरवाज़ा खोलने आ गया। दरवाज़ा खुलते ही यारम टटका। दादा, आप यहाँ आए, अंदर आए। शारम उनके गले मिलता उनको अंदर आने का रास्ता देने लगा, लेकिन उनसे पहले इज़र अंदर आया और रूह को अंदर जाने को बोला। वो नहीं चाहता था कि रूह को उनके काम के बारे में कुछ भी पता चले। रूह अपने घर में अनजान शख्स देख कर उठकर कमरे में चली गई। मैंने इन लोगों से बहुत कहा कि तुम्हें बुलाएं, लेकिन ये ना तो मेरी तुमसे बात करवा रहे थे और ना ही मेरे पास बुला रहे थे। तुम जानते हो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। कितनी गलत बात है कि तुम्हें आकर मुझसे ना मिलो। वो उससे साथ ही लिए चलते हुए अंदर आए। दादा, दरअसल मैं कुछ बिजी था, वरना मैं खुद आता आपको रिसीव करने के लिए। वो उनके साथ बैठते हुए बोला, खैर छोड़ो, इन सब बातों को, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुम्हें याद है, तुम बचपन में मुझसे जो कुछ मांगते थे मैं तुम्हें दे देता था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो डेविल भी मुस्कुराया। दादा, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दे दूंगा? आपके पास सब कुछ है, आप जान मांग लीजिए, ये भी आपकी अमानत है। हंसते हंसाते दे दूंगा। शारम आज अपने मिजाज के खिलाफ बहुत मुस्कुराकर नरमी से बात कर रहा था, क्योंकि सामने बैठे उस शख्स के शारम पर बहुत एहसानात थे। उसकी बात पर विक्रम दादा ने ठेका लगाया और अपने हाथ में पकड़े मोबाइल से एक तस्वीर निकालकर उसके सामने रखी। मुझे ये चाहिए डेविल। उन्होंने तस्वीर उसके सामने करते हुए उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। मैंने कहा जान मांग लो, तो तुमने जहान नहीं मांग ली। वो मेरी गैरत है, बीवी है। यारब ने फोन उठाकर जोर से दीवार पर दे मारा। डेविल, हद में रहो। मत भूलो कि मैं कौन हूँ। तुम मत भूलो कि मैं कौन हूँ। इससे पहले कि खड़े खड़े तुम्हारी जान ले लूं, दफा हो जाओ यहाँ से। शारम गुस्से से दहाड़ते हुए बोला था, अगर ऐसे नहीं तो वैसे सही। जो चीज़ मुझे चाहिए वो तो मैं हासिल करके रहूँगा। मुझे लगा था तुम शराफत से मान जाओगे, लेकिन तुम तो मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। मत भूलो, तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाने वाला मैं हूँ। दादा अभी भी पुरसुकून अंदाज में सोफे पर बैठा हुआ बोल रहा था। अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं देता तो? ये मुकाम मुझे तुम्हारे पैसे से नहीं, अपनी पावर से मिला है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इज्जत इसलिए करता हूँ कि तुमने मुझे पैसा दिया? गलतफहमी है तुम्हारी। मैं तुम्हारी इज्जत इसलिए करता था क्योंकि तुम दूसरों की इज्जत भी नज़र से नहीं रखते थे। मैंने तुम्हारी आंखों में कभी मिलावट नहीं देखी थी। अगर मालूम होता कि तुम इस तरह मेरी बीवी की तस्वीर ले आओगे तो तुम्हारा हाथ काट देता। ये जानने के बावजूद कि वो मेरी बीवी है, तुम मेरे घर मेरी बीवी की तस्वीर लेकर मेरे पास आए हो।
यानी कि तुमने जानते पूछते हुए मेरी इज्जत पर नजर डाली है। शुक्र करो कि इस वक्त मैं घर पर हूँ, वरना मैं अपनी गैरत पर आंख उठाने वाले की आंख निकाल देता हूँ। अपनी ये शक्ल दफा करो यहाँ से। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम डेविल के साथ बैठो। तुम उस राशिद के साथ बैठने के काबिल हो। मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं या खुद यहाँ से जाओगे? उसे ऐसे ही बैठा देखते हुए यारम फिर से दौड़ा था। जा रहा हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो चीज़ एक बार विक्रम दादा को पसंद आ जाती है वो उसकी हो जाती है। मुझे वो लड़की सिर्फ एक रात के लिए चाहिए थी, लेकिन अब वो लड़की मुझे हमेशा के लिए चाहिए। इससे पहले कि दादा कुछ और कहता, यारम उसका गिरबान पकड़ चुका था। गेट आउट! वो दौड़ा था। चलो हिजर! विक्रम दादा गुस्से से बोला और चलता हुआ दरवाजे के पास आया, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं चल रहा था। उससे मुड़कर एक नज़र हिसर को देखा, जो ऐसे ही बाजू सीने पर बांधे खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था। वफादारी! बहुत वफादार हो तुम हिसर, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों की कदर नहीं है यहाँ। तुम जब चाहे मेरे पास आ सकते हो। वैसे भी तुम्हारा ये बॉस तो कुछ दिनों में मर जाएगा। विक्रम दादा से पंगा लिया है इसने। विक्रम दादा मुस्कुराते हुए बोला, हिजर सड़कों पर भीख मांग के खा लेगा, लेकिन डेविल के साथ गद्दारी कभी नहीं करेगा। हिजर उसे सुनाने वाले अंदाज में बोला। विक्रम गुस्से से बाहर निकल गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि विक्रम की सोच ऐसी हो सकती है। अगर मुझे पहले अंदाजा होता तो मैं उन्हें यहाँ कभी ना लाता। वो मुझसे जिद करने लगे कि उन्हें तुमसे मिलना है, किसी भी हालत में। तुमने उन्हें अपने ऑफिस में बैठने के लिए कहा था, इसीलिए मैं वहाँ लेके गया। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वो रूह की फ़ोटो अपने हाथ में लिए हुए थे। उनके पूछने पर मैंने बता दिया कि वो तुम्हारी बीवी है। बस फिर क्या था, वो मुझे ज़बरदस्ती साथ घसीट लाए। ईसर अपनी सफाई देते हुए बोला, जबकि ये अलग बात थी कि बंद कमरा होने की वजह से रूह कुछ भी सुन नहीं पाई। लेकिन फिर भी हिस्सर ने कंफर्म करने के लिए उसे चाय बनाने का कहा, तो मुस्कुराते हुए उन दोनों के लिए चाय बनाने चली गई और फिर ज़बरदस्ती हिस्सर को खाने पर रोकने लगी, जिससे हिस्सर एक बार फिर से पुरसुकून हो गया था। लेकिन अब वो इस बात को लेकर भी टेंशन में था कि विक्रम दादा को रूह पसंद आ गई है और यारम रूह को किसी भी हाल में गंवाएगा नहीं। ये तो उसकी आंखें ही बता रही थीं। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी अपना गुस्सा ज़ब्त नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे इनकार किया। मैंने उसे ये मुकाम दिया। जब लोगों को उसने अपनी तरह लगाना था तो मैंने उसे पैसा दिया। क्या मांगा था मैंने उससे? सिर्फ वो लड़की। एक लड़की के लिए उससे मेरी गिरबान पकड़ा। मेरा, विक्रम दादा का। मुझे वो लड़की चाहिए अकबर। किसी भी कीमत पर सबको लगा दो। डेविल को मैं उसकी औकात दिखाऊंगा। मैं उसे बताऊंगा कि विक्रम के साथ पंगा लेकर उसने अच्छा नहीं किया। विक्रम को इनकार करके उससे विक्रम की तौहीन की है। दादा, आप रिलैक्स हो जाए। लड़कियां बहुत है। भूल जाए उस लड़की को। यहाँ एक से एक हसीन लड़की आपकी खिदमत में हाजिर है। अकबर उसे एक से एक हसीन लड़की दिखाते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आता मैंने क्या कहा? मुझे वो लड़की चाहिए। वो मुझे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत हसीन है या मेरा उस पर दिल आ गया है। मैं देखना चाहता था कि वो डेविल के अंदर किस हद तक बसी हुई है। वो लड़की उसकी कमजोरी बन चुकी है और मेरा गिरबान पकड़कर डेविल ने मुझे उसकी कमजोरी पर हमला करने पर मजबूर कर दिया है। विक्रम दादा धाड़ते हुए बोला था, तो क्या सोचा है आपने? अकबर ने पूछा। राशिद अपने भाई वसीम के बाद बिल्कुल ही बेमोल हो गया था। अब अंडरवर्ल्ड में उसे कोई कुत्ते के भाव भी नहीं पूछता था। वो जो सोच रहा था कि विक्रम यहाँ आकर उसके भाई का बदला लेगा, उसके सबके सब ख्वाब धरे के धरे रह गए। दादा, डेविल बहुत खतरनाक है, आपको पता है? उससे मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसकी बीवी का खून आ गया था। उससे मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को इतनी भयानक मौत भी दी, ये मैं सोच कर कांप उठता हूँ। राशिद ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी। अब तुम देखना कि मैं उसे कितनी भयानक मौत देता हूँ। विक्रम दादा कहका लगा के हंसा था। यारम को पता था कि विक्रम उसके खिलाफ जरूर कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा होगा। वो उसे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। उसे डर सिर्फ रूह का था। वो रूह को नहीं खो सकता था। उसे डर था कि किसी तरह रूह को उसकी हकीकत न पता चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो रूह को क्या जवाब देगा, किस तरह से उसे अपना यकीन दिलाएगा। ये तो वो समझ चुका था कि रूह खुद से ज़्यादा उस पर एतबार करती है। रूह जब तक अपनी आंखों से उसे इस तरह का कोई काम करते ना देखे, वो किसी दूसरे पर यकीन नहीं करेगी। और इस बात पर यारम पुरसुकून था और ऊपर से सारिम भी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुका था। दादा छोटे बड़े सब गुंडों को अपने साथ मिला चुका था। डेविल को पल पल की खबर मिल रही थी। वो सोच रहा था कि दादा ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया। आखिर उसका क्या इरादा है? यारम की सोच के मुताबिक अब तक दादा को कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाना था। पर उसके जहन में क्या चल रहा है, वो डेविल को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा।
कहीं उसका इरादा रो के साथ कुछ उल्टा सीधा करने का तो नहीं। दादा क्या सोचकर चुप है? कहीं रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, या शायद कुछ और। मुझे रू को जल्द अज जल्द यहाँ से निकालना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है यारम, हम ये घर क्यों छोड़ रहे हैं? उसके घर में बहुत सारे लोग थे इस वक्त, उनका ज़रूरी सामान पैक कर रहे थे। बेबी, क्योंकि मैंने अपना घर ले लिया है और अब हमें हमें इस फ्लैट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा घर इस घर से बड़ा है और बहुत आरामदेह है। तुम वहाँ आसानी से घूम फिर सकती हो। अब तुम्हें इन 100 कमरों के इस छोटे से फ्लैट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। शारम ने प्यार से समझाया। क्या सच में हमारा अपना घर, इससे बड़ा, हवादार? रू एक्साइटमेंट में बोली तो पास खड़ा शारफ मुस्कुराया। हाँ रू, वो इतना बड़ा है कि हम दोनों आराम से बैडमिंटन खेल सकते हैं और भी बहुत कुछ। तुम्हारा ये कुत्ता बहुत एंजॉय करेगा। ये कुत्ता नहीं है, इसका नाम शोनू है, रू ने मुंह बनाकर बताया। हाँ ना, वही शोनू। मैं भी यही कह रहा था, गलती से मुंह से कुत्ता निकल गया। वो क्या है ना, नाम कोई भी रख लो, नस्ल तो नहीं बदलती थी। शारफ अपनी बात को कवर करने के चक्कर में और उलझ गया। रू ने घूर कर देखा, यानी वो उसे ये कहने की कोशिश कर रहा था, तुम चाहे जो भी नाम रख लो, ये कुत्ता है और कुत्ता ही रहेगा। मेरा मतलब है, दुनिया का सबसे प्यारा जानवर तो कुत्ता ही है, और सबसे प्यारे जानवर कुत्ते का सबसे प्यारा नाम शोनो, जो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की रू ने रखा है। चारम पास खड़ा उन दोनों की बात से सुन रहा था, फिर उन दोनों के ऐसे ही बातों में लगे देखकर उसे हिस्से को मुहातिब किया, जो ज़रूरी सामान पैक कर रहा था। लैला से बात हुई तुम्हारी? वक्ती तौर पर उस पर बहुत गुस्सा कर गया था, लेकिन ये भी सच था कि उस दिन उसने यारम की बहुत मदद की। रू की हालत देखकर यारम बहुत परेशान हो गया था, उसे अपना होश भी ना रहा था। अगर ऐसे में लैला उसके पास ना होती तो शायद वो उस सिचुएशन को हैंडल ना कर सकता। उसकी तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने उसे आराम करने के लिए कहा है। और वो दूसरी लड़की मासूमा? शारम ने पूछा तो शारफ के कान खड़े हो गए। मासूमा मैडम ज़रूरत से ज़्यादा मासूम है, लेकिन फिक्र मत करो, उसकी मासूमियत तो मैं निकाल लूँगा। फिलहाल तुम दादा वाला मसला हल करो, सारिम को हम बाद में संभाल लेंगे। मासूमा का सारिम से क्या ताल्लुक? शारिफ उनके पास खड़ा पूछ रहा था। हम यहाँ काम करने आए हैं, तुम्हारा मासूमा नामा सुनने के लिए नहीं। बेहतर होगा कि काम पर ध्यान दो। तुम्हारी चहेती आई नहीं, तुमने तो कॉल करके उसे यहाँ बुलाया था। इजर ने बात बदलना चाही। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शारिफ बस इतना बोलकर फिर से रूह के कुत्ते के साथ खेलने लगा। रूह, तुम्हें ख्वाब आते हैं? उसके पास खड़ा पूछने लगा। यारम और हिस्सर ने हमेशा की तरह उसकी बेफजूल बात पर गर्दन नफी में हिलाई। उसका कुछ नहीं हो सकता। हिस्सर बोला, ख्वाब तो सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं। कभी कभी तो बहुत डरावने ख्वाब आते हैं। रू ने हाथों से डराना चाहा तो यारम बेख्तियार मुस्कुराया। तुमने ख्वाब में कभी मुझे देखा है? मेरा मतलब है इतना हैंडसम। शारिफ की बात मुकम्मल होने से पहले रू बोल पड़ी। नहीं, डरावने ख्वाब आते हैं, अब इतने भी डरावने नहीं आते। इससे पहले कि शारिफ उसकी बात समझता, शारम और हिजर का बेहासा कहका बुलंद हुआ। उससे उनकी तरफ देखा और फिर रू को घूरना चाहा, लेकिन वहाँ अब कोई ना था। फिर वो खुद भी मुस्कुरा दिया। मेरी बहन भी मेरी तरह है, हाजिर जवाब। ड्रॉनी? शारिफ की बात खत्म होने से पहले हिजर बोला। ओए, मेरी बीवी बहुत क्यूट है। रू की तारीफ शारम बर्दाश्त न कर पाया। वो तीनों मुस्कुराए और अपने काम पर लग गए। अगर वो सब सुन चुका है तो अभी तक उसने तुम्हारे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? सारिम इस वक्त मासूमा से बात कर रहा था। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर डेविल को हिजर ने सब कुछ बता दिया होता तो अब तक वो मुझे गोली मार चुका होता। मासूमा वाकई बहुत डरी हुई थी। तुम घबराओ नहीं, मैं खुद उससे बात करूंगा। बस इतना पता चल जाए कि हिजर को कितना पता चल चुका है। तुम सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा देना कि मैं ज़बरदस्ती तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। सारिम ने परेशानी से कहा। नहीं सारिम, मैं अपने लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। मासूमा परेशान थी। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूँगा। बस एक बार मैं उस लड़की को सब कुछ बता दूँ। यारम कैसे किसी की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद कर सकता है? उसने उस लड़की को अपनी बीवी बना के रखा है, उसे कुछ बताया तक नहीं है। इसीलिए मैंने उसकी बीवी को टारगेट किया है। मुझे लग रहा है कि यारिम उसकी बात ज़रूर सुनेगा। अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो उसकी बात वो ज़रूर मानेगा। सारिम ने कहा। लेकिन सारिम, अगर रूह को सब कुछ पता चल गया तो क्या गारंटी है कि बेचारी डेविल के साथ रहना चाहेगी? मुझे तो लगता है कि वो उन्हें छोड़कर चली जाएगी, या शायद डेविल सर रूह को मार नहीं ना दे। मासूमा ने परेशानी से कहा। अगर वो उससे सच्चा प्यार करता है तो उसे मारेगा नहीं, और ना ही वो किसी बेगुनाह को मारता है। और मुझे यकीन है
कि रूह यारिम को मजबूर कर देगी सरेंडर करने पर। और अगर एक बार यारम हमारे हाथ लग गया, दुबई में माफिया राज का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इस वक्त माफिया का सबसे बड़ा डॉन डेविल है। मुझे माफिया वर्ल्ड खत्म करना है। मुझे ये गंदगी खत्म करनी है। मासूमा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा और मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे बाबा के कातलों को ढूंढने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। अब परेशान मत हो और आराम करो। सारिम का फ़ोन बंद होने के बाद भी ना जाने कितनी देर वो सोचती रही, क्या वो सही कर रही है? जब रूह को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगी? रूह की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। शारम और वो इस वक्त अपने नए घर में थे, जो दूसरे घर से काफ़ी बड़ा और हवादार था। कैसा लगा? शारम ने रूह के पास आकर पूछा, जबकि शारिफ और हिसर उनका सामान अंदर ले जा रहे थे। बहुत अच्छा है, रूह ने खुश होकर कहा। यारम, मुझे एक बात बताएं, आपने तो कहा था कि वो फ्लैट भी आपका अपना है, तो अब आप उस फ्लैट का क्या करेंगे? हम तो यहाँ आ गए हैं। रूह ने उसे देखते हुए कहा। वहाँ असला सेव रहेगा। उसकी बात का यारम ने तो कोई जवाब ना दिया, लेकिन शारिफ हिजर के कान के करीब बोला था। हिजर बेख्तियार मुस्कुराया। आइडिया बुरा नहीं है, हिजर ने आंख दबाकर कहा, जबकि शोनू साहब अब शारम के पैर के पास चिपके हुए थे, जिसकी वजह से यारम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। रूह, इसे पीछे करो वरना मैं इसे किक कर दूंगा। शारम ने सख्ती से उसकी तरफ देखते हुए कहा। उफ, कितने बेरहम इंसान हैं। आप एक छोटे से जानवर को लेकर ऐसा कहते हैं। रूह, इसे जानवर मत बोलो, ये तुम्हारा शोनू है। शारफ ने धाई दी और भागकर बाहर और सामान लाने लगा, जबकि रूह ने पीछे से उसकी पीठ को घूरा था। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आज जब डेविल अपने काम पर जाएगा, हम उस लड़की को उठा लेंगे और फिर हम उससे अपने काम निकलवाएंगे। उसे लगता है कि घर चेंज करके वो लड़की को हमसे बचा लेगा, लेकिन ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है और कुछ नहीं। हम उस पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। सब कुछ हमारे इल्म में है। वो सब तो ठीक है, लेकिन डेविल ने वो सबूत जो मेरे आदमी के खिलाफ अपने पास रखा था, वो आगे पहुंचा दिया है। कल इंडियन गवर्नमेंट उसे सेंट्रल जेल सेंड कर देगी। मुझे किसी भी हालत में वो सबूत वापस चाहिए, और वो लड़की भी जिसकी वजह से उसने मेरी गिरबान पकड़ने की हिम्मत की है। दादा ने अपने सामने बैठे कई गुंडों को देखते हुए कहा, जो किसी न किसी वजह से यारम के दुश्मन बने हुए थे और अब उससे बदला लेने के लिए दादा का साथ देने सबसे आगे पहुंचे थे। रात के 12 बजने में अभी तकरीबन 10 मिनट बाकी थे। शारम ना जाने बाहर क्या कर रहा था। आज शारिफ और हिसर भी अपने अपने घर ना गए थे और अब उसे बाहर भी नहीं आने दे रहे थे और सोने के लिए भी मना कर रखा था। ज़रा सा झांक कर देख लेती हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो सोचते हुए उठी, लेकिन यारम की सख्त दम की याद आ गई। अगर तुमने ज़रा सी भी चीटिंग की तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। ये सोचते हुए वो दोबारा बैठ गई। शारम से पंगा लेना उसे हमेशा ही भारी पड़ता था। आखिर ये लोग बाहर कर क्या रहे हैं? अब नींद की देवी उस पर मेहरबान हो रही थी, लेकिन यारम के ऑर्डर के मुताबिक वो अपने आप को ज़बरदस्ती जगाए हुई थी। इस घर में आकर उसे सबसे ज़्यादा खुशी अपने शोनू का छोटा सा कमरा देखकर हुई थी, जो कि कुत्ते को मद्देनजर रखकर बनवाया गया था, जिसका मतलब था कि यारम ने भी उसके शोनू को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया है। लेकिन अब मसला ये था कि आखिर वो लोग बाहर क्या कर रहे हैं। आज इस घर में उनकी पहली रात थी। रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और रूह को यहाँ उबाल उठ रहे थे कि आखिर वो लोग बाहर क्या कर रहे हैं। सब कुछ रेडी है ना, किसी चीज़ की कमी तो नहीं? शारम ने सब कुछ अपने हाथ से किया था, लेकिन वो अब भी बार बार हिजर और शारफ से पूछ रहा था। अरे सब कुछ ठीक है, तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिक्र मत करो, शादी के बाद रूह का पहला बर्थडे उसका बेस्ट बर्थडे होगा। हिजर ने मुस्कुराते हुए कहा। यही तो मैं चाहता हूँ कि उसका ये बर्थडे बेस्ट हो, और उससे भी बेस्ट होगी कल की शाम। मैं उसका ये बर्थडे उसकी ज़िंदगी का बेस्ट बर्थडे बना दूंगा। पूरे 12 होने वाले हैं। पहले मैं जाकर उसे विश करूंगा, फिर उसे यहाँ ले आऊँगा। तुम दोनों तैयार रहना। बाहू बाहू, शोनू ने बोलकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। हाँ हाँ, तुम भी, शारम ने शोनू को देखकर कहा और फिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। थक हार के अब वो सोने वाली थी। वो मजबूर होकर आकर बेड पर लेट गई जब आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खुला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शारम हाथ में केक उठाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था और रूह हैरान और परेशान नजरों से उसे अपनी तरफ आता देख रही थी। हैप्पी बर्थडे बेबी। वो उसके पास आकर उसके साथ बैठा और झुककर उसके गाल का बोसा लिया और छुरी उसके हाथ में पकड़ाने लगा, जबकि रूह अभी तक शौक कैफियत में उसकी तरफ देख रही थी।
कैंडल बुझाओ। यारम ने उसे अपनी तरफ देखते हुए कहा और उसके पीछे आकर बेड पर बैठकर उसके हाथ में छुरी को सीधा करके केक पर चलाने लगा। वैसे बाहर वो दोनों भी इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हें विश करने के लिए, लेकिन ये मोमेंट मेरा है। सबसे पहले तुम्हें विश मैं करूँगा, बाद में जो चाहे कर ले। अब मुझे घूरना बंद करो, जल्दी से केक काटो। बाहर हिजर और शारफ के साथ साथ तुम्हारा शोनू भी इंतज़ार कर रहा है तुम्हें विश करने के लिए। शारम ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, जबकि रूह के आंसू देखकर वो ठटका था। रूह मेरी जान, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा था। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अगर ऐसी बात है तो मैं भी सब कुछ बना कर देता हूँ। वो उसके आंसू से तर चेहरा साफ करते हुए बोला, यारम, आज तक किसी ने मेरे लिए ये नहीं किया। मैं तो सबके लिए एक फालतू चीज थी। सब मुझसे नफरत करते थे। क्या मैं नफरत के काबिल थी? वो सूसू करते बोली, तुम किस काबिल हो ये मुझसे पूछो। मुझ जैसे स्टोन हार्ट को मोहब्बत करना सिखा दी तुमने। आज तक किसी ने तुम्हारे लिए ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मेरा हक था। अपने दिमाग से हर गलत सोच निकाल दो रूह। मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों को सोच कर रो। और खबरदार, जो तुम इस खूबसूरत दिन पे एक आंसू भी बहाया। मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आंसू भी बहुत पसंद हैं, लेकिन आज के दिन उन्हें मत बहाओ। मैं आज अपने रब का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिसने इस दिन पर मुझे मेरी ज़िंदगी दी है। अब जल्दी से बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद है। आज मैं वो हर काम करूँगा जो तुम्हारी खुशी का बायस बने। अब मुझे घूरना बंद करो और अपनी आंखें साफ करो, केक काटो और बताना शुरू करो। उसे अपने साथ लगाए केक काटते हुए पूछ रहा था। केक काटकर एक पीस उसके मुंह में डालना चाहा, जब उससे पहले रूह ने वो केक पीस उसकी तरफ किया। यारम ने मुस्कुराते हुए पीस मुंह में ले लिया और फिर वही हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अब बताओ ना क्या क्या पसंद है तुम्हें। तुम्हारे इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए आज मैं तुम्हारी पसंद की हर चीज़ करूँगा। उससे प्यार से उसे अपने साथ लगाते हुए कहा तो रूह सोचने लगी, आज सब कुछ बता दो। उसे इस तरह सोचते देखकर यारम की दिलचस्पी मजीद बढ़ी। मुझे छोटे छोटे पौधे, सफ़ेद रंग, नए घर, सुबह का वक्त, आबाद जजीरे, पहाड़ का मौसम, मीठी चाय, नए गीत, सुनहरी धूप, हल्ला खुल्ला और महफिल पसंद है। और आपको? रूह को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है। फिर रुककर उससे पूछने लगी, मुझे पुराने दरख्त, काला रंग, कदीम हवेलियाँ, शाम का वक्त, वीरान जजीरे, खज़ां का मौसम, कड़क चाय, पुराने गीत, बारिश, खामोशी और तन्हाई पसंद है। लेकिन उन सब से ज़्यादा तुम पसंद हो, इसलिए आज से तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। उसके चेहरे पर उदासी देखकर यारम ने जैसे बात खत्म की थी, आज पहली बार रूह को ऐसा लगा जैसे वो मशरिक है और यारम मगरिब। चलो बाहर, तुम्हारे दोनों भाई इंतज़ार कर रहे हैं। यारम ने उससे अपने साथ हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। रूह मुस्कुराते हुए उसके साथ बाहर आई। बाहर हिस्से शारफ और शोनो खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उनके सर पर लंबी कागज़ की टोपियां थीं जिन पर हैप्पी बर्थडे के साथ एक एक इमोजी बना हुआ था। ये वाकई ही उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था, जिसमें उसके सब अजीज़ उसके साथ थे। उसे याद भी नहीं था कि इस दिन कभी किसी ने उसे विश किया हो, लेकिन उन सबको उसके बर्थडे के बारे में कैसे पता चला। उसने सबकी मौजूदगी में केक काटा और सबको खिलाया। रूह बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? ईसर ने पूछा। जिसे आप जैसा भाई मिल जाए, उसे किसी गिफ्ट की ज़रूरत है भला? उससे मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र है बचत हो गई, मुझे तो लगा था ये लड़की लूट लेगी मुझे। शारफ बोला, जिस पर यारम और हिसर दोनों मुस्कुराए। ओह हेलो, आपको नहीं कहा, हिसर भाई को कहा है। आप तो कल मुझे शॉपिंग करवाएंगे। रूह ने फैसला सुनाकर उसकी सारी खुशफहमी दूर की, जिस पर शारिफ का मुंह बन गया। फिर तो मेरा भी हक बनता है अपनी बहन को कुछ ना कुछ देने का। हिसर बोला, बताओ ना मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ रूह। हिसर ने इसरार किया। क्या कहूँ हिसर भाई, सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज तो मेरे पास आपसे मांगने के लिए कुछ नहीं है। मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है आज नहीं है, लेकिन कभी तो होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम मुझसे ज़िंदगी में जो कुछ मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम्हारा ये भाई अपनी जान पर खेल कर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। हिसन ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे भाई का अमान बख्शा। लेकिन एक बात बताएं, आप सबको मेरे बर्थडे के बारे में पता कैसे चला? रूह ने कब से दिमाग में आता सवाल आगे पूछा। अरे, ये छोटी छोटी बातें तो हम पता लगा ही लेते हैं। शारिफ अलग ही अंदाज से बोला। रूह, जिस दिन तुम्हारा असली आईडी कार्ड बना था ना, उस दिन पता चला था। हिसन ने दांत दिखाते हुए शारिफ की तरफ देखकर बताया,
जबकि शारिफ ने उसे कहा जाने वाली नज़रों से देखा। शारिफ आज सारा दिन उसके साथ था, हर मुमकिन तरीके से उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा था। आज उसे बहुत टाइम तक फातिमा बीवी से बात की थी और शारिफ ने कुछ नहीं कहा था, जबकि वो फ़ोन नंबर वाली फ़ाइल शारिफ अपने ऑफिस ले गया था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से बात नहीं कर पाई थी। आज शारिफ ने उसे शोनू के साथ खेलने से भी ना रोका था। वो बाहर शोनू के साथ खेल रही थी, जबकि शारिफ अंदर उसके लिए कुछ बना रहा था। ये घर काफ़ी बड़ा था, जिसका एक कमरा बंद था। यारो, इस कमरे में कौन है? उसने बंद कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हारी सोतन मिलोगी? यारम ने शरारती अंदाज में बोला। मिलूंगी नहीं, सर से पकड़कर घर से बाहर निकालूंगी। रूह नाक फुलाकर बोली। हाय मेरी मासूम बीवी की मासूम धमकियां। वो उसका गाल चूमते हुए वापस किचन की तरफ गया, जहां वो उसके लिए स्पेशल कुछ बना रहा था। बेबी, तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। मैं कुछ सामान लेकर 10 मिनट में वापस आया। फिर आज की ये शाम मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनाऊंगा और रात तुम मेरी स्पेशल बना देना। वो उसकी तरफ झुककर सोमाइनी बोला। यारम, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो पैर पटकती उसके पीछे दरवाज़ा बंद करने गई, जबकि यारम अपने डिम्पल की नुमाइश करता आगे बढ़ा। अपनी कहे के मुताबिक 10 मिनट बाद वो घर पर था। घर का दरवाज़ा पूरा खुला था। यारम को कुछ गड़बड़ का एहसास होते ही वो तेज़ी से घर के अंदर आया। सोनू ज़मीन पर जख्मी हालत में पड़ा था, जबकि रूह कहीं नहीं थी। उसको जो डर था वही हुआ। दादा ने उसे नहीं बल्कि रूह को अपना निशाना बनाया था। उससे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने आप को संभाला और जल्दी से हिजर को फ़ोन किया और उसे सब बताया। ये तुमने ठीक नहीं किया। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। डेविल की कमज़ोरी पर हाथ डालने की कोशिश की। काश इससे पहले तुम अपना अंजाम सोच लेते। तुम्हें इतना तो पता होगा, डेविल दूसरों की इज्जत पर हाथ डालने वाले को कभी माफ़ नहीं करता। और तुम्हारी निगाहों ने डेविल की इज्जत की तरफ देखने की गुस्ताखी की है। पहला वार तुमने किया है तो जख्म सहने को भी तैयार रहो। हिजर और शारिफ उसके घर पहुंच चुके थे। तुम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट हैं। मुझे मेरी रूह चाहिए। वो कहाँ थी वो खुद भी नहीं जानती थी। बस एक अंधेरा गिराजनुमा कमरा था और अंधेरे से तो वो बचपन से ही डरती थी। वो लोग कौन थे और क्यों उन्होंने उसे थप्पड़ मारे? और शोनू, कितनी बेरहमी से उन लोगों ने शोनू पर हथियार से वार किया। वो बेचारा तो बस अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि यारम ठीक कहता था। शोनू जिस नस्ल का कुत्ता था वो वाकई बहुत खतरनाक और चालाक थी। या अल्लाह, मेरा शोनू ठीक हो। उससे बेख्तियार दुआ मांगी। वो इस वक्त एक अंधेरे कमरे में थी। वो लोग उसे यहाँ क्यों लाए थे? यकीनन यारम के दुश्मन थे जो उसे फंसाना चाहते थे। क्या यारम को पता चल गया होगा कि वो लोग मुझे यहाँ ले आए हैं? या अल्लाह, मेरी इज्जत के मुहाफिज आप हो। प्लीज़ मेरी यारम को यहाँ भेज दे। वो सिसकते हुए दुआ मांग रही थी। वो तीनों तेजी से विक्रम के अड्डे में आए थे, जहाँ वो सब छोटे बड़े गुंडों को अपने साथ मिलाए खड़ा था। उसे देखते ही शारम का खून खोल उठा और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो उसका गिरबान पकड़ता, गुंडों ने उसे पकड़ना चाहा, जबकि यारम बेकाबू होता विक्रम की तरफ बढ़ रहा था। गुंडों ने शारिफ और खिसर की तलाशी ली और हथियार बरामद कर लिए। रूह कहाँ है? शारम चिल्लाया और इतने जोर से चिल्लाया कि कमरे में बंद रूह को बआसानी उसकी आवाज़ सुनाई दी। रूह के अंदर किसी ने नई जिंदगी फूंक दी। वह दौड़कर दरवाजे की तरफ लपकी, जबकि पैरों में मौजूद बेड़ियों ने उसे मज़ीद आगे कदम न बढ़ने दिया। वो चाहकर भी दरवाजे तक न पहुंच पाई। वो अंदर से चिल्लाने लगी, लेकिन शायद इस गैराज से आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। तभी तो शारम को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि बाहर से वो शारम की आवाज़ कुछ हद तक सुन पा रही थी। उसे यकीन था शारम उसे बचा लेगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। रूह खुदा का शुक्र अदा करती शारम का इंतज़ार करने लगी। मैंने पूछा रूह कहाँ है? वो फिर से चिल्लाया था। पता है क्या डेविल, मैं तुम्हें बचपन से कुछ ना कुछ सिखाता रहा हूँ, अब भी सिखाऊंगा। अपनी कमज़ोरी को कभी अपने दुश्मन पर जाहिर ना होने दो। अपनी कमज़ोरी को अपने दुश्मन से छुपा के रखो। लेकिन यहाँ पर तुमने गलती कर दी और एक अच्छा उस्ताद होने के नाते मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का मौका देता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, उस लड़की को मेरे हवाले कर दो और एक बार फिर से दोस्ती का हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। माफ़ी मांग लो मुझसे, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। आखिर बड़ा हूँ तुम्हारा। विक्रम ठहर ठहर कर बोला। मेरी रूह कहाँ है? शारम ने फिर से पूछा। मैंने कहा माफ़ी मांगो मुझसे और भूल जाओ उस लड़की को। विक्रम दौड़ा था। कमरे के अंदर आती कुछ आवाज़ सुनती रूह उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी।
वो तो अब तक ये भी नहीं समझी थी कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो लोग रूह के लिए यारम से कोई मुतालबा कर रहे हैं? कभी आवाज़ तेज हो जाती तो कभी आहिस्ता। वो उनकी मुकम्मल बात तक नहीं सुन पा रही थी। जल्दी फैसला करो, डेविल जिंदा रहकर मुझसे वापस दोस्ती करना चाहोगे या मैं तुम्हें मारकर मिसाल कायम करूं? वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, अभी बीवी को किडनैप हुए 10 मिनट नहीं हुए और तुम मेरे सर पर आ पहुंचे हो। रूह कहाँ है विक्रम? वो उसकी बात काटकर एक बार फिर से चिल्लाया। डेविल मत भूलो, ये मेरा एरिया है और मैं तुम्हें 1 सेकंड के अंदर अंदर मौत के घाट उतार सकता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारी बीवी के साथ। इससे पहले कि विक्रम अपनी बात मुकम्मल करता, शारम ने अपनी आस्तीन से एक छोटा सा चाकू निकालकर उसकी तरफ फेंका, जो उसके गले के बीचों बीच अटका था। अगले ही लम्हे विक्रम जमीन पर गिरा था। गुंडों ने दादा की तरफ बढ़ने की कोशिश की और साथ ही फायरिंग स्टार्ट कर दी। इससे पहले कि वो लोग विक्रम तक पहुंचते, शारम तेजी से उसके पीछे आकर उसी गर्दन पर अटके चाकू पर अपना हाथ मजीद दबा चुका था। वो दर्द से बिलबिला उठा। क्या करेगा तू मेरी रूह के साथ? क्या करेगा तू मेरी दोस्त के साथ? बोल साले। कमजोरी कमजोरी बोल रहा ना था ना तू? तो सुन ले, हाँ वो लड़की मेरी कमजोरी है और कमजोरी से कहीं ज्यादा वो लड़की मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है, मेरी जान है वो। तूने मेरी जान की जान लेने की कोशिश की। उसी गर्दन पर दबाव बढ़ाता हुआ बोला। रूह कहाँ है? ईसन ने एक गुंडे को दबोचते हुए पूछा। वो सामने वाले कमरे में है, वो अपना आप छुड़वाते हुए बोला। थैंक यू। था। साथ ही ईसन ने उसके सीने के बीचों बीच गोली चला दी। अच्छा आदमी था, ईसन ने अफसोस से कहा। अबे था नहीं है। शारिफ ने उसका ध्यान जमीन पर आदमी की तरफ दिलाया। था। था। ईसन ने एक बार फिर से गन लोड की और उसे 2 गोलियां और मार डाली। अब तो था ना? उससे शारिफ से कंफर्म करना चाहा। शारिफ ने एक नज़र ज़मीन पर पड़े आदमी पर डाली और फिर एहसान करने वाले अंदाज में कहा, और साथ ही फुर्ती से सामने खड़े आदमी को लात मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। एक एक करके सारे ही गुंडे अब ज़मीन पर पड़े थे। कुछ डेविल से अपने किए की माफ़ी मांग रहे थे तो कुछ खूनखार नज़रों से उसकी तरफ देख रहे थे। शारिफ दादा हमारे मेहमान हैं, हमें इनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। उन्हें मेहमान बनाकर हमारे कैद खाने में शानो शौकत से रखो। शारम ने शारिफ को मुखातिब करते हुए कहा। बेफिक्र रहो डेविल, दादा की खिदमत में कोई कमी नहीं होगी। शारिफ बोला। मैं रो को निकालता हूँ। इसे सोचते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ा। शारिफ तुम दादा को संभालो और यहाँ से निकलो। शारम ने एक झटके से दादा को उसकी तरफ किया, जो अभी तक दर्द से बुलबुला रहा था। खून से पूरी कमीज लाल हो चुकी थी। चलिए दादा आपकी खिदमत करते हैं। शारिफ ने उसके दोनों हाथ बांध और आगे की तरफ धक्का दिया, जबकि यारम ने अपने कंधे के जख्म से कमीज अलग की। जख्म इतना गहरा था कि उसे फौरन फर्स्ट एड की ज़रूरत थी, लेकिन इस वक्त उसे रूह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं था। वो ईसर के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ा, जब पीछे से किसी ने अपने शिकंजे में झगड़ा। ईसर तेजी से दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ आया। कमरे में रोशनी से उसकी आंखें चंचनाई। ईसर तेजी से उसके करीब आया और उसके पास बैठा। तुम ठीक हो रूह? ईसर उससे करीब बैठकर पूछने लगा। भाई। अपने करीब अपना देखकर वो सिसक उठी। वो अपनों के पास पहुंच चुकी थी। रूह बेख्तियार उसके सीने से लग के फूट फूट कर रोने लगी। कुछ नहीं हुआ मेरी गुड़िया, सब कुछ ठीक है। हम आ गए हैं ना, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो उसे अपने साथ प्यार से लगाए बहलाने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वो उसे अपने साथ उठाता, नजर उसके पैरों पर पड़ी। रूह तुम्हें कितना बड़ा जख्म आया है? चाबी कहाँ है इसकी? उससे बेड़ियों को खींचने की कोशिश की। दर्द हो रहा है। सू सू करते बोलती हिजर को इतनी क्यूट लगी कि वो मुश्किल अपनी हंसी दबा कर उठा। मैं चाबी ढूंढ के लाता हूँ। जल्दी आइएगा भाई, रू ने उसे जाते हुए देखकर कहा। बस गुड़िया मैं अभी आया, बस 2 मिनट में चाबी ढूंढ के लाता हूँ। 19 साल बाद उसने किसी को गुड़िया कहकर पुकारा था। बाहर निकलकर आगे पीछे हर तरफ चाबी ढूंढने लगा। रू हिजर का इंतजार कर रही थी। वो अब अपने आप को संभालती बड़ी मुश्किल से खड़ी होकर बेड़ियां घसीटते दरवाजे के करीब आने की कोशिश करने लगी। लेकिन यहाँ पर उसने जो मंजर देखा था, उससे रूह का भरोसा नहीं बल्कि रूह को तोड़कर रख दिया था। बिल्कुल सामने उसका यारम किसी को तो गोलियों से छलनी कर चुका था। हाँ, वो यारम ही था, उसका यारम। रूह बेयकीनी से सामने यारम को देख रही थी। शायद वो भी उसे देख चुका था। वो तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। रूह की सांसें रुकने लगी। यारम उसके बेहद करीब आ चुका था। वो तेजी से उसके करीब आया। रूह तुम ठीक तो हो? वो उससे करीब खड़ा उससे पूछ रहा था।
जबकि वो उसके चेहरे में अपने यारम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कौन था ये शख्स? उसका यारम तो नहीं था, ये तो कोई और था। वो ज़रूर कोई पूरा ख्वाब देख रही थी। उसका यारम ऐसा तो नहीं था, ये तो कोई हैवान था जिसके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात ना थी। वो बेदर्दी से लोगों की जान ले रहा था, वो उसका यारम नहीं था। यारम रूह को चोट लगी है, बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। हिजर चाबी लेकर आया। डेविल को बहुत चोट लगी है, पैर पूरी तरह से जख्मी है। शारम के कंधे से खून निकल रहा था, जबकि हिजर के हाथ से भी पानी की तरह खून बह रहा था। लेकिन शायद ये लोग दर्द नामी चीज से नावाकिफ थे। सारिम का एक एक लफ्ज सच था, उसका एक एक हुर्फ सच साबित हुआ था। शारिम इंसान नहीं बल्कि हैवान है, डेविल, शैतानों का बादशाह। हिजर ने चाबी की मदद से बेड़ियां खोल दी। जख्म बहुत गहरा नहीं था, लेकिन यारम बहुत एहतियात से उसका पैर देख रहा था। रो, हम सबसे पहले अस्पताल डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हें बहुत चोट लगी है। उससे रूह को मुखातिब करते हुए कहा। वो कब से उसके चेहरे पर देखने से गुरेज कर रहा था, क्योंकि यारम ने उसके चेहरे पर अपने लिए बेयकीनी देखी थी। उसके चेहरे की बेतबारी देखकर उसको दोबारा देखने की यारम अपने अंदर हिम्मत नहीं कर पाया था। यारम को कुछ गड़बड़ होने का अंदाज़ा था, लेकिन फिलहाल उसे इग्नोर कर गया। उससे कब उसे उठाया और कब लाकर गाड़ी में बिठाया, उसे होश ना था। होश था तो बस इतना कि यारम ने उसका यकीन तोड़ा है। गाड़ी अस्पताल के सामने आकर रुकी। यारम यहाँ भी एहतियात से उसे उठाकर अंदर लाया। वो सारे रास्ते एक लफ्ज़ ना बोली, पर उसके हाथ पैर पूरी तरह से कांप रहे थे। इजर और यारम ने भी कोई बात करने की कोशिश ना की। इजर परेशान था, क्योंकि जब रूह के सामने आया था तो वो उससे बात कर रही थी। फिर अचानक ना जाने क्या हो गया कि रूह उससे भी मुंह फेर गई। डॉक्टर ने उसके पैर की पट्टी की। डॉक्टर ने उसके पैर की पट्टी की। यारम को उसकी खामोशी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए यारम ने डॉक्टर को उसका मुकम्मल चेकअप करवाने के लिए कहा। उसके बाद डॉक्टर ने उसे ज़हनी दबाव का शिकार बताया। डॉक्टर के मुताबिक वो फ़िलहाल कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखती थी। डॉक्टर ने उसे मशवरा करके रूह को नींद का इंजेक्शन दे दिया था कि वो पुरसुकून हो जाए, और जब उसे घर लेके आया तो वो सो चुकी थी। वो उसे एहतियात से उठाकर अपने बेडरूम में लाया। विक्रम, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। रूह के बालों में उंगलियां चलाता विक्रम से मुखातिब था। 26 मिनट। आज रूह उससे दूर हुई थी। 26 मिनट में यारम उस तक पहुंच गया था। लेकिन 26 मिनट, लेकिन 26 मिनट में उसने अपना बहुत कुछ गवा दिया था। रूह का यकीन, रूह की मोहब्बत, रूह पर अपना हक। उसकी हालत देखकर वो समझ चुका था कि वो कितना और किस हद तक जान चुकी है। वो उसकी नज़रों को जितना चाहे इग्नोर करे, लेकिन सच ये था कि एक बार उसकी आंखों में अपने लिए बेइतबारी देखकर वो दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत न कर पाया। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं अपने घर पर थी हिजर, किसी दूसरे मुल्क नहीं चली गई थी। रूह कैसी है? लैला ने परेशानी से पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि रूह यारम के लिए बहुत अहमियत रखती है। यारम उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि उसे कुछ ना कुछ तो पता चल चुका है। तुम सोच भी नहीं सकती हो लैला, उससे किस तरह से अपना हाथ अस्पताल में मेरे हाथ से छुड़ाया था। वो उन लोगों से नहीं, बल्कि हम लोगों से डरी हुई थी। वो हमें कितनी बेयकीनी से देख रही थी, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। वो डर से कांप रही थी लैला। किसन ने परेशानी से कहा, अब क्या वो यारम के साथ है? मेरा मतलब है, इस बारे में रूह ने ऐसी कोई बात की है कि वो सब कुछ जान चुकी है? लैला ने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। चला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ लैला। तुम परेशान मत हो हिजर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लैला ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। लैला, मुझे बहुत सालों बाद ये रिश्ता मिला है, मैं अपनी बहन को खोना नहीं चाहता। हिजर ने बेबसी से कहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इतनी पेशेंस से एपिसोड्स का इंतज़ार करते हैं। आज से मेरी कोशिश होगी कि मैं डेली करूँ। मैं हर हफ्ते वादा करती हूँ कि मैं डेली करूँ, पर नहीं कर पाती हूँ। पर अब काफ़ी हद तक मेरी वो कोशिश होगी कि ये डेली एपिसोड्स कर सकूँ मैं। दूसरा, इस एपिसोड में काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए माज़रत। अगली एपिसोड्स में नहीं होंगी। एंड प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इट वुड हेल्प मी अलॉट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। एक आदमी ज़मीन पर तड़प रहा था। शारम ने उसे गोली मार दी। वो चिल्लाया, दर्द की शिद्दत से, मौत के खौफ से, लेकिन सामने खड़े शख्स को उस पर तरस नहीं आया।
उसकी चीखों पुकार इग्नोर करता एक और गोली उसके सीने के आर पार कर गया। एक आखिरी चीख के साथ वो शख्स अपना दम तोड़ गया। उसकी आंख खुल गई। वो बेयकीनी से अपने दाएं बाएं देखने लगी। वो इस वक्त उस जगह पर नहीं थी। वो तो अपने घर में थी। शारम उसके बिल्कुल करीब था। शारम ने उसे अपनी बाहों के आसार में कैद कर रखा था। वो नींद में था। दिन का मंजर किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहा था। कल रात वो कितनी खुश थी। उसकी सालगिरह थी। कल शारम उसे बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला था। हाँ, सरप्राइज दिया था यारम ने उसे अपना असल चेहरा दिखा के। रूह को कमरे में घुटन होने लगी। उसने अपने आप को शारम की बाहों से आज़ाद किया और उठकर बाहर चली आई। उसका शौहर एक दरिंदा था, मासूम लोगों की जान लेने वाला एक दरिंदा। सारिन की बातें एक बार फिर से उसे याद आने लगी। उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोए। उस शख्स का गिरबान पकड़कर पूछे उसका कौन सा चेहरा असल है, वो जिससे रूह ने मोहब्बत की थी, या वो जो आज से बेरूह दिखाया था। अगर वो ऐसा था तो क्यों उसे धोखे में रखा, उसके साथ ऐसा क्यों किया। हिजर, शार्फ, लैला सब एक जैसे थे। रूह अनजाने में इंसानी रूप में दिखने वाले भेड़ियों के बीच में थी, लेकिन वो इन लोगों के साथ नहीं रह सकती थी। वो कैसे एक कातिल के साथ उसकी बीवी बन के रह सकती है। वो कैसे इन लोगों के बीच रहेगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे अपने घर जाना है। वो लोग जैसे भी थे, कम से कम कातिल तो नहीं थे। मुझे सारिम को बताना चाहिए। वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। वो मुझे मेरे घर पहुँचाने में मेरी मदद ज़रूर करेगा। वो मुझे मेरे घर वापस जाना है। रूह ने सोचा। वो कमरे में आई और यारम अब तक आराम से सो रहा था। कैसे किसी की जान लेकर कोई शख्स कैसे सुकून से सो सकता था। क्या उसे खौफे खुदा नहीं था, या उससे अल्लाह के सामने हिसाब नहीं देना था। यारम का दिन वाला रूप याद आते ही खौफ से एक बार फिर से उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो हिम्मत बांधकर बेड के करीब आई और यारम का फ़ोन उठाया। जहाँ पासवर्ड उसका नाम था, क्या इस शख्स की पहचान की तरह इसका प्यार भी झूठा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और यारम के फ़ोन से अपने फ़ोन में सारिम का नंबर सेव किया और फ़ोन वापस वहीं पर रख दिया जहाँ से उठाया था। वो अपना फ़ोन उठाकर बाहर लाई और सारिम के नंबर पर कॉल की, लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था। बार बार कोशिश के बावजूद भी नंबर नहीं लग रहा था। बार बार फ़ोन पर एक मैसेज आता, यू कैन ओनली कॉल दिस नंबर। बार बार शारिम का नंबर सामने आ जाता और उसे बुक करके वो फिर से सारिम का नंबर मिलाने की कोशिश करती। बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। पीछे से यारम की आवाज़ पर काम कर रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो रू। वो उसके पीछे खड़ा पूछ रहा था, जबकि उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन वो देख चुका था। अच्छा, फातिमा बीबी से बात कर रही थी। बेबी, ये कोई वक्त है उनसे बात करने का। चलो आओ अंदर, तुम्हारे फ़ोन से नहीं लगेगा उनका नंबर। आओ, मैं फ़ोन मिला के देता हूँ। मेरे ख्याल में इस वक्त वहाँ बहुत रात हो चुकी होगी। तुम कांप क्यों रही हो। तुम्हें ठंड लग रही है। चलो आओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। वो उसका हाथ पकड़े अंदर की तरफ आने लगा। रूह का सारा वजूद डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। रूह ने बामुश्किल अपना आप छुड़ाने की कोशिश की, मगर नाकाम। बेबी, तुम इस तरह से कांप क्यों रही हो। मुझे तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, तुम कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। रूह बेजान वजूद को उसके साथ घसीटती जा रही थी। तुम प्लीज़ कुछ खा लो, इस तरह से तो मज़ीद बीमार हो जाओगी। वो फिक्रमंदी से कहता उसे किचन की तरफ ले जाने लगा। वो भूख नहीं है। वो अपना हाथ छुड़ाकर उसके फासले पर हुई। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। हाँ बेबी, लेकिन खाना खाना पड़ेगा ना। तुम यहाँ पर बैठो, मैं खाना गर्म करता हूँ। वो उसे ज़बरदस्ती चेयर पर बिठाकर खाना गर्म करने लगा। आज की शाम मैं बहुत स्पेशल बनाना चाहता था, लेकिन आप फिक्र ना करें। आज की शाम जो सरप्राइज़ आपने मुझे दिया है वो सारी ज़िंदगी याद रखूंगी। रूह ने उसकी बात काटकर उसे शर्म दिलाने की कोशिश की। चेहरा सबसे सुर्ख हो रहा था। आवाज़ वावज़ा कपकपाहट थी। शारम ने उसकी बात सुनकर एक नज़र उसे देखा और फिर खाना लाकर उसके सामने रखा। बेबी, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है और कुछ नहीं। तुमसे फिर से झूठ बोला गया है और तुम यकीन। मैंने अपनी आंखों से देखा है सैयद यारम कासमी। वो टेबल पर हाथ मारकर उठती चिल्लाकर बोली। उसके इस तरह से कहने पर ना जाने क्यों यारम मुस्कुरा दिया। फिर काफ़ी देर उसके चेहरे के तासुरात देखता रहा और फिर ठहर ठहर कर बोला, रो, तुम जानती हो ना आई लव यू। वो उसकी आंखों में देखता ना जाने उसे क्या कहना चाहता था। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो रूह के करीब आकर खड़ा हुआ। रूह ने उसकी बात पर सर झटका। रूह, तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उस शख्स को मारते हुए तुमने देखा है मुझे। तो ये भी जानती होगी कि मैंने उसे क्यों मारा। वो तुम्हें उठा कर ले गए थे।
तुम्हें मारना चाहते थे रूह, सिर्फ। मेरी मौत मेरे अल्लाह के हाथ है। आप होते कौन हैं किसी की ज़िंदगी का फैसला करने वाले? रूह की आंखों से आंसू छलक रहे। यारम ने एक नज़र घूरकर उसे देखा। मुझे इतनी ऊंची आवाज़ पसंद नहीं है रूह। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना अभी तक तुमने मेरी दरिंदगी की एक झलक भी नहीं देखी, और मैं तुम्हें दिखाना भी नहीं चाहता। सो मुझे मजबूर मत करो। और एक बात याद रखो, तुम मेरी कमज़ोरी हो, और हमारी दुनिया में अपनी कमज़ोरी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, और मैं ऐसा करने से पीछे नहीं हटूंगा। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। मतलब वो उसके सामने शर्मिंदा तक नहीं था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसने रूह को इतने वक्त से धोखे में रखा था। रूह की जान लेना भी उसके लिए बहुत मुश्किल ना था। रूह का डर मज़ीद बढ़ चुका था। वो बेयकीनी से यारम के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो उससे बेखबर खाने का निवाला बना रहा था। रूह, खाना खाओ, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? यारम अपना लहजा नॉर्मल बनाता खाने का निवाला उसकी तरफ ले जाने लगा। वो अब भी बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। शारम ने निवाला बिल्कुल उसके लबों के करीब रखा। रूह, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आज जो कुछ हुआ तुम सब भूल जाओ। सब कुछ पहले जैसा है। ना तुम कुछ जानती हो और ना ही कुछ जानना चाहती हो। चलो अब खाना खाओ, मैं सख्ती नहीं करना चाहता। वो सख्त निगाहों से घूरते हुए बोला, और ज़बरदस्ती खाने का निवाला उसके मुंह में डाल दिया। ओह, तो अब तुम चाहती हो मैं सारा खाना तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? नॉटी गर्ल। वो दूसरा निवाला बनाते हुए मुस्कुराया था, जबकि डर से कपकपाते हुए शारम ने उसे जितना खिलाया वो खाती गई। शारम ने उसे उसकी ज़रूरत के मुताबिक खाना खिलाया और फिर मेडिसिन देने लगा। बेबी, अब तुम आराम करो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। वो उसे बेड पर लिटाकर कंबल ठीक करते हुए बोला। डर के मारे नींद की गोली खाने के बावजूद भी रूह को नींद नहीं आ रही थी। शारम उसकी गैर दिमागी अच्छे से महसूस कर रहा था। वो आहिस्ता से उससे करीब लेटकर उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। सब कुछ पहले जैसा है रूह, सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ। उसे कानों में सरगोशी करते बोला, और उसकी हर बात पर उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे। कितने आराम से इस शख्स ने उसका एतबार तोड़ दिया। वैसे अब वो डेविल के साथ ही रहेगी या उसे छोड़कर चली जाएगी? शारिफ को जब से पता चला था कि रूह सब कुछ जान चुकी है, वो परेशान था। ना जाने रूह क्या फैसला करे। अब वो इज्जत से पूछने लगा, तुम्हें क्या लगता है डेविल उसे फैसले का हक देगा? इजर उसकी तरफ देखकर पूछने लगा, किसी गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है शारिफ। डेविल उसे कहीं नहीं जाने देगा, वो उसे अपने साथ ही रखेगा। बस दुआ करो कि रूह इस हकीकत को कबूल कर ले, क्योंकि रहना तो अब उसे डेविल के साथ ही है। तुम मासूमा को इस बारे में कुछ बताना मत। मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर निकले। इजर ने कहा तो शारिफ को एक बार फिर से गुस्सा आ गया। आखिर वो हर बात में मासूमा को शामिल क्यों करता था? देखो हिजर, मासूमा किसी की कोई खबरी नहीं है जो बाहर खबर ले जाएगी। शारिफ ने गुस्से से कहा, लेकिन इस वक्त उसका लड़ने का कोई मूड नहीं था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ शारिफ, लेकिन मैंने खुद उसे इंस्पेक्टर से बात करते हुए सुना है। वो उसे हमारी खबरें देती है। तुम गारंटी ले लो, वो भी विक्रम के बारे में सब कुछ जानता है, और उसे सब कुछ बताने वाली मासूमा ही है। तुम यकीन करो या ना करो, मैंने डेविल को इस बारे में बताया था, लेकिन उसने कहा कि हमें ये सारी बातें पहले तुम्हें बतानी चाहिए, ताकि तुम्हें बाद में बुरा ना लगे। वरना तुम जानते हो डेविल के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम क्या होता है। वो उसका कंधा थपथपाकर बाहर जाने लगा। मैं साबित करूंगा हिजर कि मासूमा इस सब में मुलविस नहीं है। फिर तुम्हें सबके सामने उससे माफ़ी मांगनी होगी। वो गुस्से से बोला, अफसोस तुम्हें हम पर यकीन नहीं है शारिफ। मोहब्बत अंधी होती है। वो नफ़ी में सर हिलाता बाहर निकल गया। उसकी अचानक आंख खुल गई। फिर से वही मंजर आंखों के सामने था, जो उसने अभी अपनी आंखों के पार देखा था। ज़मीन पर तड़पता हुआ आदमी, उसके करीब खड़ा सालिम दरिंदा, जो पल में उसकी ज़िंदगी छीन गया। वो एक बार फिर निढाल सी होकर बिस्तर पर गिर गई। मैं नहीं रह सकती ऐसे लोगों के बीच। ये सब लोग कातिल हैं। मुझे मेरे घर वापस जाना है। मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। ये कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके। सारिम से भी मैं राब्ता नहीं कर सकती। बस वो ही मेरी मदद कर सकता है। काश मैं पहले उसकी बातों पर यकीन कर लेती। मैं सारिम से राब्ता कैसे करूं? वो बेबसी से सोचने लगी। फिर दिमाग में एक ख्याल आया। कल रात यारिम ने उससे कहा था कि वो फातिमा बीबी से उसकी बात करवाएगा। अगर वो फातिमा बीबी से बात करके सारिम का नंबर उन्हें देकर सारी बात सारिम तक पहुंचा दे तो हाँ, ये हो सकता था। मगर इसके लिए यारम से बात करनी होगी। एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। यारम का धोखा एक बार फिर से याद आने लगा। वो शख्स उसके सामने क्या था और उसके पीछे क्या? वो यही सोचती उठकर बाहर आई। जहाँ यारम कुछ लोगों के साथ खड़ा था, ना जाने ये अनजान लोग कौन थे।
वो सोचते हुए उनकी तरफ आई। आओ बेबी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो उसके करीब आकर पूछने लगा। रूह जवाब में कुछ नहीं बोली। यारम भी उसकी इस नज़रअंदाजी को नज़रअंदाज कर गया। आओ तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। उसने उन लोगों की तरफ इशारा किया जहाँ एक औरत जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल ज़रूर होगी, शक्ल से तो अंग्रेज लग रही थी, जबकि साथ 30 साल की लड़की थी जिसने अबाया पहन रखा था। उसके पीछे दो आदमी खड़े थे जो यकीनन यारम की उम्र के होंगे। ये मैरी है। उसने औरत की तरफ इशारा किया। आज से ये खाना बनाएंगी और ये शिफा घर के कामकाज करेगी। ये आसिफ है वॉचमैन, और रफ़ीक घर से बाहर कोई भी काम हो तो ये करेगा। आज से तुम अपनी सेहत पर ध्यान दोगी, बहुत बीमार रहने लगी हो। आज से मैं और तुम बस एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। वो मुस्कुराकर उसका हाथ अपने लबों तक लेकर गया। इन लोगों के होते हुए इस घर में आने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। दिन में ये सब तुम्हारे साथ होंगे और रात में मैं। अब मैं तुम्हारी जान पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। आप सबको मैंने आपके काम समझा दिए हैं। इसके अलावा सबसे ज़रूरी काम है मेरी बीवी का ख्याल रखना, और इस काम में मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। वो उन सबको जाने का बोलकर रूह की तरफ पलटा। तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन देता हूँ। वो बिल्कुल नॉर्मल ही बात कर रहा था। रूह भी अपने आप को नॉर्मल ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही थी। वो मुझे फातिमा बीवी से बात करनी है। रूह ने हिम्मत बांध कर कहा। शाहरम ने एक भरपूर नज़र उसकी तरफ देखा। रूह प्लीज़ प्लानिंग मत करो यार। मैंने कहा ना, सब कुछ भूल जाओ। तुम यहाँ से निकल नहीं सकती और ना ही किसी से बात कर सकती हो। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है तो मैं तुम्हारी फातिमा बीबी से बात करवा दूंगा। और अपने बचकाना ज़हन पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी गेम्स बहुत खेल चुका हूँ मैं। चलो नाश्ता करो। वो उसकी प्लानिंग पर पानी फेरता उसे अपने साथ लेकर जाने लगा, जबकि रूह को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके दिमाग तक इतनी आसानी से कैसे पहुंचा। ये लोग जो शारम ने उसके लिए काम पर रखे थे, वो काम कम और उसकी जासूसी ज़्यादा कर रहे थे। मैरी ने खाना लाकर उसके सामने रखा, जिसे उससे खाने से इनकार कर दिया। सुबह तो यारम के डर से उससे नाश्ता किया था और यारम के अलावा उस पर कोई अपनी नहीं चला सकता था, इसलिए उसे साफ साफ खाने से मना कर दिया। उन लोगों के साथ उसका रवैया भी ऐसा था कि एक बात के बाद वो दूसरी बात नहीं करते। मैम प्लीज़ खाना खा लीजिए, वरना हमें सर को कॉल करके बताना होगा। शिफा जो कब से उसके नखरे बर्दाश्त कर रही थी उसके पास आकर बोली। जिसको मर्जी बताओ, मैं तुम्हारे सर से डरती नहीं हूँ। वो पता नहीं क्यों इतनी ऊंची आवाज़ से बोली थी। शायद वो उस पर जाहिर करना चाहती थी कि वो यारम से नहीं डरती, या शायद वो अपना डर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मैं भी यही चाहता हूँ बेबी कि तुम मुझसे बिल्कुल भी ना डरो। वो कब उसके पीछे आकर खड़ा हुआ रूह को पता भी ना चला, जबकि उसकी आवाज़ सुनकर दिल इतने ज़ोर से धड़का था कि लगा अभी बाहर आ जाएगा। उससे पलट कर देखने की गलती ना की। मुझे लगा ही था कि तुम इन लोगों की बात मानकर खाना नहीं खाओगी, इसीलिए तो स्पेशली तुम्हारे लिए घर वापस आया हूँ। चलो खाना खा लो। उसका कपकपाता हाथ पकड़कर शारम बेख्तियार मुस्कुराया था। फिर ना चाहते हुए रूह बिना कुछ बोले खाना खाने लगी। इस बार जब शारम ने उसे अपने हाथ से खाने की कोशिश की, जिस पर रूह ने बाकायदा यारम को अपने हाथ दिखाए थे, लेकिन जुबान से ये नहीं कह पाई कि मेरे हाथ टूटे नहीं हैं। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि उस ड्रामे में फिर आगे क्या हुआ। उसकी बर्थडे वाली रात वो यारम को किसी ड्रामे की कहानी सुना रही थी। फिर कहा था आगे जब आएगी किस बताऊंगी। यारम को ना तो उस कहानी में इंटरेस्ट था और ना ही उस ड्रामे में, मगर कहानी सुनाते हुए रूह इतनी क्यूट क्यूट शक्लें बनाती थी कि यारम को वो कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता। रूह उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। शारम कब से उससे करीब बैठा उसे किसी न किसी बात पर बोलने पर मजबूर कर रहा था, मगर नाकाम रहा। बेबी कब तक चलेगा ये सब कुछ? मैंने कहा ना मैं गलत नहीं हूँ। तुम एक बार मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? रूह उन लोगों में से कोई भी मासूम नहीं था। मैंने किसी मासूम की जान नहीं ली, बल्कि कितने ही मासूमों को दरिंदगी का निशाना बनाया था उन लोगों ने। मैंने उन्हें दुनिया से हटाकर नेक काम किया है। ऐसे लोगों को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। शाहरम ने देखा जाने कब से उसके पास बैठी रो रही थी। रूह रोने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर बहादुर बनकर चलना पड़ता है। कमज़ोर लोगों की दुनिया में कोई औकात नहीं है। मैं जब यहाँ आया था बहुत कमज़ोर था, इतना कमज़ोर कि लोगों से बात करते हुए भी खौफ आता था। मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत अपने बाप से थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। रूह ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। मतलब सारिम सच कह रहा था, वो अपने बाप का कातिल था। जानती हो रूह, मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए मेरे बाप के कत्ल का इल्ज़ाम खुद पर ले लिया। मैंने नहीं फंसाया था उसे। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए ना जाने ज़िंदगी के कितने साल जेल में काटे। वो मुझे नेक इंसान बनाना चाहती थी, एक अच्छा काबिल इंसान। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं ये काम करता हूँ
मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती रू। वो कहती है जिस दिन मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा वो मुझे मुस्कुरा कर गले लगा लेगी। वो भी तुम्हारी तरह है, बहुत ज़िद्दी। लेकिन तुम्हारी तरह वो भी ये नहीं समझती कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। उसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी से दूर जाने दिया, लेकिन तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो मुझे छोड़कर चली गई रू, लेकिन तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। तो फिर क्यों अपना वादा तोड़ना चाहती हो रू? तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। भूल जाओ सब कुछ भूल जाओ। जो भी हुआ, जो भी तुमने देखा, हर एक बात। और अगर नहीं भूल सकती तो समझौता करो। वैसे भी तो औरतें कितनी बातों में समझौता करती हैं, तुम भी कर लो। अरे, इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने प्यारों को भूल जाता है, तुम सिर्फ एक बात नहीं भूल सकती। भूल जाओ रूह, और ये रोना धोना बंद करो। ये कमज़ोर लोगों की कोई औकात नहीं है, यहाँ सिर्फ ताकतवर लोगों की चलती है। वो उससे करीब बैठा उसे समझाने लगा, जबकि रूह मसलसल रो रही थी। फिर जैसे थक कर उसे देखते हुए बोली, डर नहीं लगता, तरस नहीं आता, इंसानियत नहीं जागती आपकी, जब किसी को इस तरह बेदर्दी से मारते हैं आप? रूह ने रोते हुए पूछा, आखिर आप इंसान ही है ना? इंसानियत नहीं है आप में? रहम, तरस, हमदर्दी, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है आप में? रूह चिल्ला चिल्ला के थक चुकी थी, जबकि यारम उसके सामने पुरसुकून अंदाज में बैठा हुआ उसे सुन रहा था। बस इतना ही या और कुछ भी बोलना चाहती हो? शारम के कहने पर उसे सर झटका। फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया। वो उसकी बात को मजाक में डाल रहा था। हम हर रोज डिस्कवरी चैनल देखते हैं, जिसमें एक शेर एक बकरी का पीछा कर रहा होता है। उसे देखकर हर इंसान दुआ मांगता है कि वो बकरी किसी न किसी तरह से बच जाए, जबकि वो शेर हर मुमकिन तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसका मकसद बकरी की जान लेना नहीं बल्कि अपनी भूख मिटाना होता है। मगर वो इंसान नहीं होता ना, इसे समझ नहीं सकता। उसके अंदर इंसानियत नहीं जागती, और वो बकरी को शिकार करने की कोशिश में लगा रहता है। और शेर की इस कोशिश के साथ हम सब लोग ये दुआ मांग रहे होते हैं कि वो बकरी बच जाए, वो उस शेर का शिकार ना हो। फिर बकरी के बचते ही हम लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और टीवी बंद कर देते हैं। और फिर हम भी एक बकरी को ज़िबा करके बिरयानी खाते हैं। तब हमारी इंसानियत कहीं नहीं जागती। हमें ना उस बकरी पे रहम आता है और ना ही उसे हमदर्दी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ मामला पेट का है। तुम्हें पता है, डिस्कवरी पे उस बकरी का शिकार होते देखकर भी असल में हमें उस बकरी पे तरस नहीं आता, बल्कि हमें उस शेर से नफरत करते हैं, क्योंकि हम उस शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना उसके लिए इस तरह तरस, हमदर्दी और रहम की तकरीरें करते हैं। शारा ने जितलाते हुए कहा, इंसान है ना, इंसानियत की बातें तो करेंगे ही। शारम के डिंपल नुमाया हुए थे। शेर हो या इंसान, अपनी भूख मिटाते वक्त तरस नहीं खाता। वो मुस्कुराते हुए बोला। रोज सर झटक कर मुंह मोड़ गई। तो क्या किसी की जान लेकर आप अपनी भूख मिटाते हैं? क्या सारिम की बात सच है? क्या आप दरिंदे हैं? किसी का खून देखकर आपको सुकून मिलता है? वो रोते हुए बोली, मुझे अच्छे लोगों से हमदर्दी होती है रू। किसी के साथ बुरा होते देखकर मेरी इंसानियत जागती है। हाँ, मेरी इंसानियत जागने का अंदाज थोड़ा अलग है। यकीन करो रू, मेरे अंदर दिखावे की इंसानियत नहीं है। इस दुनिया से बुराई मिटाकर मेरा दरिंदा सुकून में रहता है। और वो सारिम जो कहता है कि वो अंडरवर्ल्ड को उखाड़ देगा, सिर्फ दिखावे के लिए। उसे सिर्फ मेडल चाहिए। अपने यूनिफॉर्म पर सितारों के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। वो ये सब कुछ प्रमोशन के लिए करता है, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत है। मैं इंसानियत के लिए करता हूँ। मैं कुछ गलत नहीं करता रू, और ये काम मैं छोड़ नहीं सकता, किसी के लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं। तुम्हें मुझे इसी तरह से कबूल करना होगा। वो उसे उदास नहीं करना चाहता था, वो तो बस उसकी मुस्कुराहट वापस आना चाहता था। लेकिन शायद वो उसकी बातों को समझने के लिए तैयार ही ना थी। उसकी नज़रों में यारिम कातिल था। रू प्लीज़, मेरी तरफ से यूं नफरत से नज़र ना फेरो, मैं जी नहीं पाऊंगा। आई लव यू। मेरी तरफ देखो, आई लव यू। शारम ने बहुत मोहब्बत से कहा। मगर अब मैं नहीं करती, वो चिल्लाई थी और भागकर अंदर चली गई। लेकिन तुम्हें करनी होगी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी रूह। वो पागलों की तरह कहता शीशे की मेज पर हाथ मारता। उसे कई टुकड़ों में तकसीम कर चुका था। रूह को सारी रात एक सेकंड को भी नींद ना आई। एक अजीब सा डर उसे घेरे हुए था। शारम ने कहा था कि वो अपनी कमज़ोरी को ख़त्म करने में वक्त नहीं लगाएगा, और रूह शारम की कमज़ोरी है, यानी वो उसे मार भी सकता है। वो हर थोड़ी देर बाद उठती और शारम को देखती, जो शायद गहरी नींद सो रहा था। उसे इस कमरे में घिन होने लगी थी। वो एक कातिल के साथ उसकी बीवी बन के कैसे रह सकती है?
उसे किसी भी हालत में सारिम तक पहुंचना होगा। इसलिए एक बार यारम के करीब से उठने की कोशिश की। जब शारिम ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो तुम रूह? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फौरन से उठकर उसे फिक्रमंदी से देखने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे यारम के हाथ अपने चेहरे से झटके। शारम ने बेयकीनी से अपने हाथ को देखा। रूह को अंदाजा हो गया था कि शारम को उसकी ये हरकत बुरी लगी है। वो मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मैं बाहर जा रही हूँ। उसने उसके गुस्से को देखकर सफाई पेश की। शारम हाँ में गर्दन हिलाता उसके साथ उठा। चलो आओ बाहर थोड़ी देर ठंडी हवा लो, बेहतर महसूस करोगी। शारम ने उसे उठाते हुए कहा। नहीं, आप आराम करें, मैं चली जाऊंगी। वो थोड़ी देर शारम से दूर जाने के लिए तो बाहर जा रही थी, अब वहां भी शारम उसके साथ आना चाह रहा था। आराम क्या भाड़ में, इस वक्त मेरी रूह को मेरी ज़रूरत है। शारम ने उसका गाल चूमना चाहा जब रूह पीछे हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे रूह के बाल शारम की मुट्ठी में थे। रूह दर्द से कराकर रह गई। मैंने कहा था ना ये गलती दोबारा मत करना। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, कहा ना भूल जाओ सब कुछ, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। रूह मेरी जान, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने तरीके से समझाऊं तुम्हें। वो उसके बाल छोड़कर मोहब्बत से उसका चेहरा पकड़कर बोला। रूह समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम भी मर गई तो मेरा क्या होगा? वो उसी गर्दन पे हाथ फेरता ऐसा ऐसा सहलाया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जानवर की गर्दन काटने से पहले उसे सहलाया जाता है। मुझे सोना है, वो मुश्किल बोल पाई क्योंकि शारम का हाथ अब भी उसकी गर्दन पर था। जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे बीमार नहीं देख सकता। वो उसे छोड़कर दोबारा बेड पे आ लेटा। अब रूम में इतनी हिम्मत ना थी कि बाहर जाती। या यारम, वो दूसरी तरफ करवट लिए हुए था जब रू ने पुकारा। हाँ बेबी बोलो। वो उसकी तरफ करवट लेकर बोला। सोनू मर गया क्या? वो मिनमिनाई थी। मुझे पहुंचने में देर हो गई थी रू, और उस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल आ रहा था। शारम अभी बोल रहा था कि रू दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। आपकी वजह से हुआ है, सब कुछ आपकी वजह से सोनू मर गया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूं। वो सूसू करती रो रही थी जब शारम ने उसका हाथ खींचकर अपने करीब कर लिया। शारम के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। शारम ने भी उसे चुप करवाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि आंसू सिर्फ सोनू के लिए नहीं है, बल्कि इस तकलीफ के भी हैं जो शारम की वजह से उसे मिली है। शारम की बाहों में रोते रोते ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह अजान के वक्त उसकी आंख खुली। नमाज अदा करके वो दुआ में ना जाने कितनी देर रोती रही। मुझे सही रास्ता दिखाएं या अल्लाह, मेरे लिए बेहतरी कर, मैं और आजमाइशें नहीं सह सकती, मुझे सब्र दे। वो लाख गलत सही, लाख गुनाहगार सही, या अल्लाह मैं यारम को खोना नहीं चाहती। या अल्लाह उसे सीधा रास्ता दिखा, उसे सही कर दे। वो ना जाने कितनी देर अपने रब से दुआ करती रही। नमाज अदा करके वो काफ़ी पुरसुकून हो चुकी थी। वो वापस बेड पर आई जहाँ यारम पुरसुकून नींद सो रहा था। उससे चार कुल पढ़कर यारम पर फूंक मारी। वो उससे गुस्सा थी, वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, उससे करीब नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उससे नफरत नहीं करती थी। वो कैसे एक ऐसे इंसान से नफरत करती जिसने उसे मोहब्बत का मतलब समझाया था। वो एक बार फिर से बेड पर लेट गई और शारम को देखने लगी। वो सोते हुए कितना प्यारा लगता था। 2 दिन पहले तो वो उसे जागते हुए भी बहुत प्यारा लगता था। उसे देखते देखते ना जाने कब रूह की फिर से आंख लगी। मेरी जान उठ जाओ यार, कब से जगा रहा हूँ मैं तुम्हें? उठ जाओ यार, मुझे काम पे जाना है। उसके बालों में उंगलियां चलाता बड़े प्यार से जगा रहा था। रूह ने जरा सी आंख खोलकर उसे देखा। ओह मेरा बच्चा, नींद खराब कर दी मैंने? तुम खुद ही बताओ मैं क्या करूं? जब तक तुम मुझे प्यार से नहीं भेजोगी मैं कैसे जाऊंगा काम पर? वो अभी तक उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि रूह सोई जागती कैफियत में उसे दिख रही थी। फिर अचानक उठकर बैठ गई। तुम्हारी नींदें किसी दिन मेरी जान ले लेंगी। जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक नाश्ता लगाता हूँ। आज तुम्हारे कोर्स का आखिरी दिन है, बस आज आखिरी दिन तुम ये मेडिसिन खाओ, फिर तुम आज़ाद। मुझे पता है तुम्हें ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, सेहत का ख्याल तो रखना पड़ेगा। जल्दी से बाहर आओ। उसका गाल चूमता उठकर बाहर चला गया। वो कितनी ही देर दरवाजे को घूरती रही। उससे सारिम तक पहुंचना था कैसे भी, वो भी शारम को शक होने दिए बगैर। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो शारम नाश्ता लगा चुका था। अब तक नाराज हो मुझसे? नाश्ते के दौरान शारम ने पूछा। वो जवाब में कुछ भी नहीं बोली। नाश्ते से फारिग होकर उससे खुद ही अपनी मेडिसिन ले ली। जाते वक्त ना जाने यारम कितनी देर से पुकारता रहा। जानती थी कि वो उसे क्यों पुकार रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं गई, बल्कि दूसरे कमरे में आकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया।
शाहरम कब गया उसे पता भी न चला। शाहरम काम पर आया और सबसे पहले उसे फुरकान को कीमती से कीमती तोहफा भेजने को कहा। अब फुरकान उसका साथी था। फुरकान अगर वक्त पर यह खबर न देता कि विक्रम दादा कहाँ है और रूह को उससे कहाँ रखा है, शायद वो टाइम पर उसके पास ना पहुंच पाता। फुरकान ने विक्रम के साथ गद्दारी करके शाहरम के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, क्योंकि फुरकान समझ चुका था कि यारम विक्रम से ऊपर है। इसीलिए उसने वक्त पर पार्टी बदलकर यारम को खबर पहुंचा दी। लेकिन यारम की नज़रों में उसकी कोई अहमियत ना थी, क्योंकि उसका मानना था जो कुत्ता अपने मालिक का नहीं हो सकता, वो किसी और के साथ क्या वफादारी करेगा। लेकिन यहाँ मामला रूखा था, इसलिए उसे फुरकान का कोई एहसान नहीं रखना था। उसके ऑर्डर के मुताबिक किसन ने गर्दन हाँ में हिलाई और बाहर निकल गया। उसके जाते ही शारिफ यहाँ आया। डेविल, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर चला जाऊं रोज से मिलने के लिए? उससे आकर यारिम से पूछा। वो मुझसे नहीं मिलती, तुमसे क्या मिलेगी? यारम ने मुस्कुराकर कहा। डोंट वरी, अगर बात मुझ पर आई तो सारा इल्ज़ाम तुम पर लगा दूंगा। मैं उससे कहूँगा मैं बिल्कुल की बेगुनाह हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे जो कुछ भी करवाया है तुम्हारे शोहर ने करवाया है। मैं तो मासूम सा बच्चा था जिसको तुम लोगों ने इन कामों पर लगा दिया और फिर ना जाने क्या क्या उल्टे सीधे काम करवाए। वो मासूमियत के सब रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला। अगर वो रूह के सामने इस तरह से कहता तो यकीनन रूह उस पर यकीन कर लेती। वाह, काश मेरी भी शक्ल तुम्हारी तरह मासूम होती। ऐसी मासूम सी शक्ल बना के मैं भी कह देता कि मैंने कुछ नहीं किया और किसी ना किसी को इल्ज़ाम कर देता। लेकिन अफसोस, जाओ जाकर ट्राई कर लो। हो सकता है तुमसे बात कर ही ले और उसके सामने मेरे खिलाफ कोई बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अब शारिफ का क्या भरोसा, अपने किए पे अमल करके ये सब कुछ जो उसने अपने बचाव के लिए सोचा है कह ही ना दे। डोंट वरी। वो मुस्कुरा कर बाहर निकल आया। इजाज़त दी डेविल सर ने। मासूमा कब से उस बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी। हाँ, इजाज़त तो उसने देनी ही थी। चलो चलते हैं। शारिफ ने कहा तो वो उसके साथ चल दी। शारिफ के काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो बाहर नहीं निकली थी। शारिफ को ये बात बुरी नहीं लगी थी, क्योंकि वो जानता था कि अपने भाई को एक कातिल के रूप में देखना इतना आसान नहीं है। वो उसके सामने आकर बैठ गई, बिना कुछ बोले। ना जाने कितनी ही देर उसे देखती रही। उसकी नज़रों ने शारिफ को शर्मिंदा किया था। अगर मासूमा उसकी इतनी मिन्नत न करती तो वो कभी यहाँ ना आता। लेकिन मासूमा का कहना था कि हमें इस सिचुएशन में उसका साथ देना चाहिए, जिसकी वजह से शारिफ यहाँ आया था। शारिफ बिना कुछ बोले काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। हमेशा उसके पास ना जाने कितनी बातें होती थी रूह से करने के लिए, लेकिन आज उसके पास कोई बात ना थी। थोड़ी देर में वो उठ गया। चलो मासूमा, वापस चलते हैं। उससे मासूमा को मुखातिब किया। रूह ने भी उससे रुकने के लिए ना कहा। तुम चलो, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, मासूमा ने कहा तो शारिफ बाहर निकल गया। रूह, वॉशरूम कहाँ है? मासूमा ने पूछा तो रूह ने उसके पीछे की तरफ इशारा किया। तुम्हारे रूम में जाऊंगी, ये सर्वेंट्स भी यही वॉशरूम यूज़ करते होंगे, मासूमा ने कहा तो रूह ने उसे अपने बेडरूम का रास्ता दिखाया। खुद भी उसके पीछे आई, जो कब से उसे आंखों ही आंखों में कोई इशारा कर रही थी। उससे कमरे में कदम रखा तो मासूमा ने फौरन कमरा बंद कर दिया। ये क्या कर रही हो तुम? रूह ने उसके इस तरह से दरवाज़ा बंद करने पे घबरा कर पूछा। रूह, ये मोबाइल रखो, इस पर सारिम का नंबर सेव है। प्लीज़ सर से नज़र बचाकर उससे बात कर लो, वो तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता है। और प्लीज़ मेरा नाम कहीं भी ना आए। मासूमा मिन्नतें करके कमरे से बाहर निकल गई, जबकि रूह बेयकीनी से मोबाइल अपने हाथ में पकड़े खड़ी थी। दिमाग में बस एक ही बात आई थी, तो क्या मासूमा सारिम के साथ है? उसे सोचते हुए मोबाइल को देखा, फिर जल्दी से मोबाइल कमरे में छुपा कर बाहर निकल आई, ताकि किसी को शक न हो। क्योंकि ये बात तो वो समझ चुकी थी कि ये सारे नौकर कोई आम लोग नहीं, बल्कि यारिम के जासूस हैं, जो उस पर नजर रखे हुए हैं और उसके पल पल की खबर यारिम तक पहुंचाते हैं। काफ़ी देर बाहर ही रही और उन लोगों को देखते रही। आखिर वो किस तरह से उस पर नजर रखे हुए हैं। शिफा हर थोड़ी देर बाद किसी को फ़ोन करती, जबकि मैरी बार बार उसे मुस्कुरा कर देखती। वो दोनों आदमी बाहर ही थे, शायद उन्हें अंदर आने की इजाज़त ना थी, इसलिए तो इतने दिनों से उससे उन लोगों को नहीं देखा। रूह को आज मौका मिला था ये घर ठीक से देखने का। वो जब से आई थी उससे इस घर को ठीक से ना देखा। वो अपने बर्थडे वाली रात इस घर में आई थी, उसके अगले ही दिन उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। उसके बाद जो हकीकत उसके सामने आई, उसको ये घर देखने का शौक ही ना रहा। ये घर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था, जो कि 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि इस घर में 10 से ज़्यादा रूम्स थे। एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, काफ़ी खुला और बड़ा गार्डन, दीवारों के साथ लगे रंग बिरंगे फूलों के पौधे, जहाँ हर रंग हर नस्ल का फूल मौजूद था। वो लोग मुसलसल उस पर नजर रखे हुए थे,
जबकि रू बेनियाजी से पूरे घर को आराम से देख रही थी। वो घर में वापस आई तो उसकी नज़र उस कमरे पर पड़ी जो अब भी बंद था और उसकी चाबी शारम के पास थी। उसने वो देखी थी। ये चाबी तब भी शारम के पास थी जब वो लोग दूसरे फ्लैट में रहते थे। शारम एक चाबी हमेशा अपने पास रखता था। हनीमून पर भी जिस छोटे से चाकू से उसने उस जानवर को मारा था, वो चाबी उसी चाकू के साथ थी। शारम ने एक बार भी उस कमरे का दरवाज़ा ना खोला था। पता नहीं उस कमरे में ऐसा क्या था। सारा घर खुला था, बस ये एक कमरा लॉक था। पता नहीं शारम ये कमरा लॉक क्यों रखता था। रू को यकीन हो गया कि मैरी और शिफा अपने अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी हैं, तो वो आराम करने का कहकर अपने कमरे में आ गई। उन लोगों को बताना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी उससे कहा था कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, वो सोना चाहती है। जिस पर शिफा ने मुस्कुराकर कहा, मैम आप आराम करें, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वो अपने कमरे में आ गई।